एकनाथ शिंदे आणि भारतीय जनता पक्ष या सरकारने जाता जाता सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचं अंमलबजावणी करण्यासाठी एक GR काढला। ह्या GRच्या अंतर्गत त्यांनी असणारा पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आनंद मोहन बदर यांची अध्यक्ष निवड करण्यात आलेली आहे आणि श्रीमती इंदिरा अवसार बार्टीच्या असणाऱ्या सहाय्यक सचिव म्हणून त्या ठिकाणी नेमण्यात आलेल्या आहेत। सुप्रीम कोर्टाने दिलेला क्रीमी लेअरचा निर्णय आणि वर्गीकरणाचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने कशा रीतीने राबवला पाहिजे, कायदा कशा पद्धतीने केला पाहिजे याची सूचना करणारी असणारी ही कमिटी असावी त्या ठिकाणी मानतोय। एकंदरीत या निर्णयाला आमचा असणारा विरोध आहे। वर्गीकरण आणि क्रीमी लेअर कोर्ट लावू शकतं की पार्लमेंट लावू शकतं याचा निकाल होणं अजून गरजेचं आहे। माझ्या माहितीप्रमाणे हा GR काढताना मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी काँग्रेस पक्षाशी, राष्ट्रवादी पक्षाशी आणि उद्धव ठाकरे सेना यांच्याशी सल्लामसलत केला आणि सल्लामसलत केल्यानंतर त्यांचा होकार आल्यानंतर हा GR काढला अशी परिस्थिती आहे। याचा अर्थ आहे की इथले राजकीय पक्ष SC STचं आरक्षण जे आहे हे निकामी झालं पाहिजे असे त्या ठिकाणी पाहत आहेत। कोर्टाच्या निकालामध्ये क्रीमी लेअरची व्याख्यासुद्धा त्या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे आणि ती म्हणजे एका कुटुंबाने आरक्षणाचा फायदा घेतला तर तो क्रीमी लेअरमध्ये येतो आणि एकदा का तो क्रीमी लेअरमध्ये आला तर त्याला यापुढे आरक्षण मिळणार नाही अशी असणारी परिस्थिती आहे। वस्तुस्थिती अशी बघितली तर ज्युडिशरीमधले आकडे आपण असं पाहिले तर आदिवासी समूह म्हणजे SC समूह हा फक्त 1.7% एवढाच रिप्रेझेंटेशन आहे, जिथे 7.5% रिप्रेझेंटेशन पाहिजे होतं त्या ठिकाणी फक्त आत्तापर्यंत 70 वर्षामध्ये 1.70% आरक्षण आहे। याचा अर्थ आता हे जे 1.7% कुटुंब आरक्षणाचा लाभ घेतलाय ज्युडिशरीमध्ये आहेत त्याच्यामुळे ते बाद होणार अशी असणारी परिस्थिती आहे। हा निर्णय आम्ही असारा मानतोय की इथली वर्चस्ववादी जी व्यवस्था आहे, मनुवादी जी व्यवस्था आहे, तिला पुन्हा गुलामीचं असणारं राज्य जे आणायचं आहे त्यांनी हा टाकलेला डाव आहे असा मी त्या ठिकाणी मानतोय। जाता जाता आपला मतदार कशा रीतीने वाढेल या दृष्टीने हा GR आम्ही असं त्या ठिकाणी पाहतोय। इलेक्शनमध्ये हा GR आणि ही आरक्षण हा मुद्दा त्या ठिकाणी राहणार। मेजॉरिटी कोणाला मिळणार नाही अशी असणारी परिस्थिती आहे आणि म्हणून उद्याच्या कालावधीमध्ये नवं सरकार ज्यावेळेस येईल, ज्याला कोणाला नवं सरकार करायचं असेल आणि वंचित बहुजन आघाडीचा पाठिंबा पाहिजे असेल तर आम्हाला या GRच्या संदर्भात आणि क्रीमी लेअरच्या संदर्भात अटी त्या ठिकाणी घालाव्या लागतील। शासनाच्या जाता जाता घेतलेल्या निर्णयाचा आम्ही असणारा निषेध करतो
आणि अपेक्षा हे बाळगतोय की जे आरक्षित वर्ग आहे, आरक्षणाच्या सेक्टरमध्ये येणारा जो वर्ग आहे, हा सगळा वर्ग ज्यांनी हा GR काढला, मग ते काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाच्या आघाड्या आहेत त्यांनी मिळून काढलेला GR आहे, त्याच्या विरोधात मतदान करतील अशी अपेक्षा आम्ही या ठिकाणी बाळगतो। आपण आता विचार बीच में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर के बारे में और क्लासिफिकेशन के बारे में, वर्गीकरण के बारे में एक डिसीजन दिया था। उस वक्त हम लोगों की भूमिका थी, जो आज भी है, कि क्या इस देश के अंदर आरक्षण में विभाजन हो एक तरफ, और दूसरी तरफ जिनको आरक्षण मिला है उनको क्रीमी लेयर में लाने की जो भूमिका है, पॉलिसी है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट तय कर सकती है या पार्लियामेंट तय कर सकती है। हम ये मान के चलते हैं कि ये भूमिका पार्लियामेंट ही तय कर सकती है, कोर्ट इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, ना उनको अधिकार है। और इसलिए इस इशू को लेके एजिटेशन काफ़ी चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में जो मनुवादी सरकार है, बीजेपी और एकनाथ शिंदे की, और इस मनुवादी सरकार को समर्थन करने वाली जो पार्टियां हैं, कांग्रेस है, एनसीपी है शरद पवार की, और उद्धव ठाकरे की सेना, ये जो मनुवादी सरकार को जो सपोर्ट कर रही है, इन्होंने मिलके ये GR निकाला है। इन सभी तमाम पार्टियों का हम निषेध करते हैं और इसको इलेक्शन का मुद्दा हम लोग ज़रूर बनाएंगे। फैक्शन मैंडेट होगा इलेक्शन के अंदर, सरकार जो बनेगी उसके बाद में उनको इस विषय पर भूमिका लेनी होगी, तभी जाके मैं मानता हूं कि वंचित बहुजन आघाड़ी इनको समर्थन देगी, वरना हम लोग विरोध करते यहाँ पर रहेंगे। ऐसी हम लोग की परिस्थिति है। सर, मुद्दा आपने बता दिया चुनाव में क्या होंगे, लेकिन कल तारीख का ऐलान हुआ है और एक ही तारीख में 288 सीटों पर चुनाव होंगे, इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है कि इलेक्शन कमीशन ने इस बात को माना है कि महाराष्ट्र एक शांतिपूर्वक स्टेट है और एक दिन के अंदर यहाँ पे शांति से इलेक्शन हो सकते हैं। इसको मैं कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का ये निर्णय अच्छा है और उन्होंने सभी राज्यों में ऐसे ही निर्णय लेना चाहिए। लेकिन दूसरा जो हम लोगों का जो ये है कि दूसरे दिन ही काउंटिंग होनी चाहिए, उस बात को भी इलेक्शन कमीशन ने मानना चाहिए कि दूसरे दिन काउंटिंग होनी चाहिए। मैं 84-85 से इलेक्शन देख रहा हूँ, लड़ भी रहा हूँ। जब बैलेट पे होता था तो काउंटिंग दूसरे दिन ही शुरुआत होती थी, सुबह 8-7 बजे ही। मेरे ख्याल से अब तो ईवीएम है, तो ईवीएम की काउंटिंग तुरंत हो सकती है और इलेक्शन कमीशन को हम लोग लिखने भी जा रहे हैं कि भैया काउंटिंग जो है वो आप दूसरे दिन ही शुरुआत करो, ताकि हरियाणा की तरह जो एलिगेशंस हुए वो एलिगेशंस मेरे ख्याल से ना हो। इसकी भी दखल जो है इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। अम्बेडकर जी, पिछड़ा वर्ग जो होता है वो आपका ज्यादातर वोटर है, ऐसे में उसमें सेम लगाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से दिखाई दे रही है। सोशल इंजीनियरिंग पैटर्न जो हरियाणा में उन्होंने लगाया वो महाराष्ट्र में ट्राई कर रहे हैं। किरण रिजिजू खासतौर पर जो बौद्ध लोग हैं, बौद्ध समाज हैं, उनसे मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि उनकी पूरी ताकत। देखिए, सवाल ये है यहाँ पर कि एक डिसीजन जो जिसकी चर्चा नहीं हुई, एक 7-8 दिन पहले आया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस को लेके, और उन्होंने ये कहा है कि तुरंत लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन ये इलेक्शन लेते समय ओबीसी का आरक्षण नहीं होना चाहिए, जिसको उन्होंने पहले ही रोक लगाई है। ओबीसी के अंदर एक डर पैदा है कि ये तमाम पार्टियां, कांग्रेस, अलायंस
और बीजेपी अलायंस, जिसको मराठी में हम लोग मराठा खानावळ कहते हैं, ये मराठा खानावळ है। इनका एक ही लक्ष्य है कि ओबीसी का आरक्षण खत्म किया जाए, उसको रोक लगाया जाए, ऐसी उनकी भूमिका है। और विधानसभा के चुनाव के बाद जो भूमिका सुप्रीम कोर्ट में ली है, वो भूमिका विधानसभा के बाद असेंबली लेगी, ऐसा डर है। तो इसलिए एससी, एसटी और ओबीसी ये आरक्षण के मुद्दे पर लड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है, और वो सबसे बड़ा इश्यू होगा। ये अगर कितना भी कहे कि लुभाने की कोशिश की, लेकिन जरांगे पाटिल की जो मांग है कि मराठों को ओबीसी के कोटे में से आरक्षण मिलना चाहिए, इस पर वंचित बहुजन आघाड़ी के अलावा किसी ने भूमिका नहीं ली है। और ये मराठा लीडरशिप होने की वजह से अब इनको जो है मराठा खानावल करके पहचाना जा रहा है गांव देहात में, इसलिए ओबीसी उनको वोट देगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। सर, आपण जर बघितलं तर मनोज जरांगे आता म्हणतात की उमेदवारीसाठी त्यांच्याकडे 800 अर्ज जवळपास आलेले आहेत, त्यामुळे जर भूमिका सरकारने स्पष्ट केली नाही तर महाविकास आघाडीबरोबर ते जाऊ शकतात असं देखील म्हटलं जात आहे। या संदर्भात काय? ते आमचं म्हणणं असं आहे की जरांगे पाटील यांनी 800 अर्ज आलेले आहेत, फार चांगली गोष्ट आहे। त्याच्यापैकी त्यांनी असं तर 288 उमेदवार निवडावीत आणि त्यांना इलेक्शनमध्ये उतरावं, त्यांनी इलेक्शन लढावं। सर, दुसरा प्रश्न आहे की विधानसभेचं विपुल तर वाजलंय। आता मनसेनी सुरुवातीला एकला चलोचा नारा दिला, आता जर आपण बघितलं तर काही सीट्सवर महायुती बरोबर ते समेट करू शकतात अशी चर्चा सध्या सुरू झालेली आहे। मला वाटतं जरतरच्या याच्यावरती मी उत्तर देत नाही। असणारे मॅक्सिमम उमेदवार जे आहेत हे ओबीसी समूहामधले असतील, वंचित समूहामधले असतील आणि त्यांच्या बैठका चाललेल्या आहेत। मला वाटतं एक 2-3 दिवसामध्ये आमची फुल यादी बाहेर पडेल। चल, थँक्यू। सर्वांचे पक्षाच्या वतीने मनपूर्वक आभार, धन्यवाद। या GR ची कॉपी आपल्याला मीडियाचा जो ग्रुप आहे आपला त्याच्यावरती मिळेल, सॉफ्ट कॉपी।